नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेनेसिस इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस फ्रॉम कानपुर। मैं राघवेंद्र मिश्रा आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को, ECM को। आप सभी लोग जानते हैं ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी बायोलॉजिकल साइंस के एग्जाम्स के लिए। यदि हम लोग पिछले 5 से 6 पेपर्स उठा करके देखें CSIR के, तो लगभग हर पेपर में हर बार सेक्शन सी में यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया है और कभी कभी तो एक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हमारे एग्जाम के नजरिए से ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये स्कोरिंग टॉपिक है। आप एक अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं यदि आपने इन टॉपिक्स को पढ़ रखा है। लेकिन एक बड़ा चैलेंज स्टूडेंट के सामने ये है कि कई सारे टॉपिक्स इससे रिलेटेड है, कई सारे कॉन्सेप्ट छोटे छोटे इसके साथ जुड़े हैं, जिसे थोड़ा समझना स्टूडेंट के लिए उसे लगता है कि काफी मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए पहले हम लोग शुरुआत करते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस को सामने रखते हैं, देन इसके बाद हम लोग इसकी स्टडी शुरू करेंगे और जैसे जैसे हम लोग इसको पढ़ते जाएंगे ये टॉपिक बहुत ही आसान होगा और आप आसानी से इसको समझ भी सकते हैं और आए हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हैं और जो फ्यूचर में क्वेश्चन आ सकते हैं उनका भी आप सही जवाब दे सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहां पर मैंने कुछ पॉइंट्स को लिख रखा है और वो बहुत जरूरी है इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले कि आप उनके बारे में जानें। तो जब कोई स्टूडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स पढ़ता है, कई बार स्टूडेंट्स को बुक्स में जाते हैं, बुक्स में स्टडी करते हैं, तो बहुत सारे टॉपिक्स उसे मिलते हैं और फाइनली वो स्टूडेंट उन टॉपिक्स को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता है और थोड़ा सा उसके लिए मुश्किल हो जाता है कि हम उसको कैसे पढ़े। तो यहां पर कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, थोड़ा सा इनको डिस्कस करेंगे, देन टॉपिक को ऑर्गेनाइज करेंगे, हम लोगों के लिए थोड़ा आसान होगा। देखिए एक टर्म आता है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, देन इसके बाद एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ECM किसे कहते हैं, देन इसके बाद यहीं पर हम लोग इंटेग्रिन प्रोटीन को भी पढ़ते हैं, कैदरिन्स को भी पढ़ते हैं, सेलेक्टिन्स पढ़ते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली, सेल जंक्शंस। आप जानते हैं बहुत सारे सेल जंक्शंस हैं, ठीक है, सेल टू सेल जंक्शंस, वो स्पॉट्स जहां सेल एक सेल दूसरी सेल से जुड़ती है उन्हें हम जंक्शंस कहते हैं। तो कई सारे नाम आते हैं, गैप जंक्शन आ जाता है, टाइट जंक्शंस आ जाते हैं, एडहेरेंस जंक्शंस आ जाते हैं, डेस्मोसोम्स आते हैं, हेमीडेस्मोसोम्स आते हैं और फोकल एडहेशंस भी आ जाते हैं। तो ये सब क्या है, इनको हम किस तरीके से पढ़ें, इंटेग्रिन्स क्या है, इनका क्या रोल है, कैदरिन्स का क्या रोल है, सेलेक्टिन्स का रोल क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली का रोल क्या है, इन सभी को एक साथ पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल सा लगता है। ठीक है, लेकिन यदि हम इस टॉपिक को बेसिकली कुछ पॉइंट्स को लेकर के पहले ऑर्गेनाइज कर लें, कुछ चीजों को अलग अलग कर लें, तो ये एक स्टूडेंट के लिए भी आसान होगा और जब वो फ्यूचर में यहां से आने वाले क्वेश्चंस को फेस करेगा तो वो उनका आसानी से जवाब भी दे सकता है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको स्टूडेंट को पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा इस टॉपिक को ऑर्गेनाइज करते हैं और देन इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर एक ऊपर टर्म लिखा हुआ है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। यदि हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को देखें तो वो बहुत सारी सेल से मिलकर के बने होते हैं, लाखों सेल्स हो सकती, करोड़ों सेल्स हो सकती हैं। तो बहुत सारी सेल से मिलकर के वो ऑर्गेनिज्म बना है और वहां पर भी टिश्यू और ऑर्गन्स लेवल का ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। तो क्या मल्टी सेलुलर में जो सेल्स हैं वो आपस में एक दूसरे से उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज होती है? ठीक है, इस पॉइंट का यदि मैं ये क्वेश्चन आपसे करूं, क्या उनकी मेम्ब्रेन्स फ्यूज हैं आपस में, कोई स्पेस नहीं है, एक सेल से बाहर निकलेंगे और दूसरी सेल पर जब पहुंचेंगे तो उनके बीच में कोई स्पेस नहीं है, तो ये गलत है। मल्टी सेलुलर में मैं यहां पर थोड़ा सेल्स बना रहा हूं, एक ये सेल है और ये एक दूसरी सेल है। मैंने यहां पर थोड़ा ज्यादा स्पेस रखा है जिससे आप इसको समझ सकें। जो मल्टी सेलुलर हैं उनमें सेल्स बहुत सारी हैं और उन सेल्स के बीच में एक माइक्रोस्कोपिक स्पेस पाया जाता है। जैसे आप इस रीजन को समझ सकते हैं, ये एक स्पेस है, एक सेल दूसरी सेल से थोड़ी दूरी पर है। इस रीजन को, इस स्पेस को हम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस कहते हैं। तो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस आप बेसिकली किसे कहेंगे, सेल्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है, एक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर
और दूसरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के शुरू होने से पहले जो बीच का स्पेस है उसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस कहेंगे। अब ये क्वेश्चन उठता है, तो ये तो माइक्रोस्कोपिक स्पेस हो गया। अब ये क्वेश्चन उठता है, क्या ये स्पेस मल्टी सेलुलर में ऐसे ही रहते हैं, कुछ वहां पर है नहीं, सामान्य भाषा में कहें तो वो खाली पड़े हुए हैं, वहां पर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है? तो ऐसा नहीं है, यहां पर भी जेल लाइक मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, जब हम इस रीजन में आते हैं तो यहां पर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट है सेल के बाहर। एक जेल लाइक मटेरियल है और उसमें बहुत सारे फाइबर्स भी प्रेजेंट हैं, उसको कलेक्टिवली हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं, ईसीएम कहते हैं। तो सेल्स के बीच में जो स्पेस है वहां पर एक मटेरियल प्रेजेंट है जिसे क्या नाम देते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। देखिए इस तरीके से हम किस टॉपिक पर आ गए हैं? हम लोग ईसीएम पर आ गए हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स पर। तो जब भी हम लोग सेल के बाहर स्टडी करने चलेंगे तो हमें ईसीएम को पढ़ना होगा। तो एक टॉपिक तो हो गया ईसीएम। ये ईसीएम क्या है, किसका बना है, इसका रोल यहां पर क्या है, इसका अटैचमेंट सेल से किस तरीके से है, सेल टू सेल अटैचमेंट किस तरीके से है, ये मेन टॉपिक्स निकल के आते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। अब एक पार्ट इसका और समझ लीजिए, जब आप सेल बायोलॉजी स्टडी करते हैं तो जनरली सेल्स क्या है उससे आप शुरू करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स, और उसी के साथ हम लोग आर्की बैक्टीरिया की सेल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। देन इसके बाद सेल के स्ट्रक्चर्स जब शुरू करते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी करते हैं, देन इंटरनल ऑर्गेनल्स पढ़ते हैं, सेल डिवीजन, सेल सिग्नलिंग, देन इसके बाद एपोप्टोसिस है और कैंसर पढ़ लेते हैं। ये तो जितना पार्ट है वो सेल से रिलेटेड है। जब हम लोग आते हैं सेल के बाहर, मल्टी सेलुलर में सेल के बाहर क्या प्रेजेंट है, तो हम पढ़ते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। सेल के बाहर प्रेजेंट है एक मटेरियल जिसे हम नाम देते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो एक तो ये पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट ये आता है जो इंपॉर्टेंट है और यहीं से हमारी स्टडी को भी लेकर के कुछ पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो जब हम लोग सेल के बाहर की स्टडी करेंगे तो एक टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे ईसीएम, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या है, ये एक टॉपिक हो गया। जो दूसरा टॉपिक है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या सेल का अपने ईसीएम के साथ कोई कांटेक्ट है, कोई अटैचमेंट है या नहीं है। ठीक है, तो सेल अपने बाहर के ईसीएम के साथ कांटेक्ट में होती है और वो कांटेक्ट किस तरह का है, कौन सी प्रोटीन से उसे मीडिएट करती है। तो एक दूसरा टॉपिक यहां पर निकल के आता है, उसको हम लोग नाम देते हैं सेल टू ईसीएम अटैचमेंट। सेल का अपने ईसीएम के साथ जो अटैचमेंट है उसको हम लोग पढ़ते हैं। और तीसरा टॉपिक आता है सेल टू सेल अटैचमेंट। जैसे ये सेल का एक सरफेस रिसेप्टर है और ये दूसरी सेल का सरफेस रिसेप्टर है और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में दोनों सेल्स के सरफेस रिसेप्टर्स आपस में आके इंटरैक्ट करते हैं। तो ये तीसरा टॉपिक हो गया जिसे हम लोग कहते हैं सेल टू सेल अटैचमेंट या सेल टू सेल जंक्शंस। तो बेसिकली ये जितने भी पार्ट हैं, चाहे वो इंटेग्रिन हो, कैदरिन्स हो, सेलेक्टिन्स हो या इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली, सेल जंक्शंस, फोकल एडेशन या हेमिडेस्मोसोम, हम इन्हीं तीन टॉपिक्स में पढ़ते हैं। तो यहां से आप एक चीज क्लियर कर लें, जब हम सेल के बाहर जाएंगे तो हमें तीन टॉपिक्स पढ़ने हैं, या मैं ये कहूं जब हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में चलेंगे तो वहां पर हमें तीन टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। और इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनकी स्टडी हम लोगों को करनी है। तो जब भी हम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस को पढ़ेंगे, स्पेस में जब भी हम आएंगे तो हमारे सामने तीन टॉपिक्स होंगे जिनकी स्टडी हमें करनी पड़ेगी और हमारे लिए ये पूरा टॉपिक बहुत ही आसान हो जाएगा। एक टॉपिक होगा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं सेल टू मैट्रिक्स या मैं कहूं ईसीएम अटैचमेंट। सेल का अपने ईसीएम के साथ क्या अटैचमेंट है उसको हम लोग पढ़ेंगे।
ये दूसरा टॉपिक होगा। और जो तीसरा टॉपिक है उसमें सेल टू सेल अटैचमेंट हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम 3 टॉपिक्स में इस पूरे कॉन्सेप्ट की स्टडी कर सकते हैं। और थोड़ा सा इसको मैं और आगे बढ़ा रहा हूं जिसमें थोड़ा क्लियर हो जाए। जब हम लोग सेल टू सेल अटैचमेंट में आते हैं, यहीं पर हम कुछ प्रोटीन्स की स्टडी करते हैं, जैसे कि कैदरिन्स, सेकेंड इज सेलेक्टिन्स, एंड देन इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिलीज, इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली। और यहीं पर हम लोग स्टडी करते हैं सेल जंक्शंस की। तो आप ऐसा समझ सकते हैं, जब सेल टू सेल अटैचमेंट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे तो कैदरिन्स, सेलेक्टिन्स और इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिलीज प्रोटीन्स को पढ़ेंगे। और यहीं पर हम लोग डिस्कस करेंगे सेल जंक्शंस को, जिसमें टाइट जंक्शंस, एंकरिंग जंक्शंस और गैप जंक्शंस नाम आते हैं, उनकी हम लोग स्टडी करेंगे। तो जब कभी भी हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि कैदरिन्स का रोल क्या होगा, या सेलेक्टिन्स का रोल क्या है, या इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली का रोल क्या है, अब स्टूडेंट के लिए बड़ा आसान हो जाता है कि कैदरिन्स का रोल क्या है। तो हम बेसिकली कह सकते हैं ये सेल टू सेल अटैचमेंट में इन्वॉल्व है। तो जब एक सेल दूसरी सेल से अटैच होती है तो वहां पर आपको यही प्रोटीन्स मिलेंगे। इन्हीं में तीनों में से कोई ऑप्शन होगा, इनके बीच में बेसिक डिफरेंस है और वो किस तरह का अटैचमेंट मीडिएट करते हैं उसको डिस्कस करना बाकी रह जाएगा। तो जब हम इसमें आते हैं तो एक बड़ा चैलेंजिंग सा कॉन्सेप्ट नजर आता है कि इतनी सारी प्रोटीन्स हैं, उन्हें कैसे याद रखें। तो एक स्टूडेंट के लिए जरूरी है कि वो प्रोटीन्स को ये याद रखे कि वो किस तरह के रिलेशन में इन्वॉल्व हैं। तो सेल टू सेल अटैचमेंट में कैदरिन, सेलेक्टिन और इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिलीज ये प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। और जहां पर सेल्स के रीजन्स, एक सेल का रीजन दूसरी सेल का रीजन आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं, उसे हम जंक्शन कहते हैं, उसे सेल जंक्शंस भी कहते हैं। वो किस तरह का है उसके बेस पर उसे हम लोग अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट आता है सेल टू मैट्रिक्स या सेल टू ईसीएम अटैचमेंट। जब हम यहां पर आएंगे तो सेल अपने ईसीएम के साथ भी अटैच्ड है। जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो यहां पर हम इंटेग्रिन पढ़ते हैं, इंटेग्रिन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये भी हमारे लिए बड़ा आसान हो गया। कभी हमसे यदि क्वेश्चन आता है कि इंटेग्रिन्स का रोल क्या है, तो इंटेग्रिन्स का प्राइमरी रोल सेल को अपने ईसीएम के साथ अटैच करवाना है। और कभी कभी ये सेल टू सेल जंक्शन में भी इन्वॉल्व हो जाता है। लेकिन आप ये ध्यान रखें, जब सेल अपने मैट्रिक्स से अटैच होगी तो कौन सी प्रोटीन का यूज होगा, उसमें इंटेग्रिन्स का रोल आता है। जब हम ईसीएम में आते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि ईसीएम खुद अपने आप में क्या है, ईसीएम किसका बना है, यहां पर कौन से बायोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो ईसीएम एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है प्रोटीन्स और पॉलीसैकेराइड्स का। और वहां पर हम लोग कोलेजन, इलास्टिन, फाइब्रोनेक्टिन, लैमिनिन्स जैसी प्रोटीन की हम स्टडी करते हैं। तो एक बार आप इस पॉइंट को ओवरऑल फिर समझ लें। जब कभी हम मल्टी सेलुलर में सेल के बाहर जाएंगे और वहां के जब हम स्पेस की स्टडी करेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जाकर के हम स्टडी करेंगे, तो स्पेस का मतलब हो गया एक वहां पर स्पेस है, जगह है, तो वो जगह खाली नहीं है बल्कि वहां पर मैट्रिक्स प्रेजेंट है और उस मैट्रिक्स के अपने रिलेशन भी हैं। जब हम उन सभी कॉन्सेप्ट को, उन सारे रिलेटेड कॉन्सेप्ट की स्टडी करते हैं तो हमारे पास ये 3 बेसिक टॉपिक्स आते हैं जिसके बेस पर हम सेल के बाहर की स्टडी करते हैं। एक तो ईसीएम, इसी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स खुद अपने आप में क्या है, वो किसका बना है, उसके कैरेक्टर क्या है, उसकी स्टडी करते हैं। दूसरा, क्या ईसीएम अपनी सेल के साथ जुड़ा है, यदि हम ये कहें सेल के सराउंडिंग जो भी ईसीएम है, क्या सेल का उसके साथ कोई कांटेक्ट है, तो यस बिल्कुल कांटेक्ट है। और कौन सी प्रोटीन मीडिएट करती है, तो आंसर है इंटेग्रिन्स। और दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या एक सेल दूसरी सेल के साथ जुड़ी होती है, क्या उनके बीच में कांटेक्ट होते हैं, तो हमारा आंसर यहां पर भी यस है, बिल्कुल कांटेक्ट होते हैं। वहां पर भी स्पेशलाइज्ड प्रोटीन सेल टू सेल कांटेक्ट को मीडिएट करती है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन उठता है ये क्यों जरूरी है। तो मल्टी सेलुलर में यदि हम लोग अपने आप को देखें तो हमारे जो टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, वो बहुत सारी सेल से मिलकर के बने, उनकी अपनी एक शेप है, अपना एक फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन है।
जिसके बेस पर वो वहां पर ऑर्गेनाइज है, उनकी अपनी मैकेनिकल स्टेबिलिटी है, बहुत ही बेहतर तरीके से और स्टेबली जो है वो ऑर्गेनाइज वहां पर है, उनको आसानी से उनको अलग नहीं किया जा सकता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम इसी टॉपिक में पढ़ते हैं। तो अब हम लोग तीनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ईसीएम के बारे में कि ईसीएम क्या है, ईसीएम किसका बना है और इसका बेसिक रोल क्या है। तो ईसीएम को डिस्कस करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या है। तो आप बेसिकली एक पॉइंट ये समझ लें, ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है प्रोटीन्स और पॉलीसेकेराइड्स का। प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड का एक इंटरकनेक्टेड कॉम्प्लेक्स नेटवर्क जो सेल के बाहर प्रेजेंट होता है उसे हम ईसीएम कहते हैं। और एनिमल सेल्स में ये कुछ ज्यादा ही ऑर्गेनाइज है। मैं प्लांट सेल के बारे में थोड़ा सा बाद में आपसे डिस्कस कर लूंगा। ईसीएम ऑफ प्लांट सेल्स, इसको थोड़ा सा हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। और बेसिकली जो अभी यहां पर लिखा हुआ है वो एनिमल्स के रिगार्डिंग है। एनिमल्स में जो ईसीएम है वो प्रोटीन्स और पॉलीसेकेराइड्स का कॉम्प्लेक्स है, एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है सेल के बाहर। तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। ईसीएम किसका बना है, तो हमारा आंसर है प्रोटीन्स एंड पॉलीसेकेराइड्स का। अब यहां पर एक कुछ पॉइंट आप और समझ लें, क्या ईसीएम में लिपिड्स पाए जाते हैं या न्यूक्लिक एसिड्स? दो बायोमोलिक्यूल्स और हैं, उसमें लिपिड्स आते हैं और दूसरा ग्रुप आता है न्यूक्लिक एसिड्स। क्या लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स पाए जाते हैं ईसीएम में? तो आपका आंसर है नहीं, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड ईसीएम में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ये क्यों जरूरी है आप उसको भी समझ लें। यदि आप पिछले कुछ टेस्ट पेपर सीएसआईआर के उठा करके देखेंगे तो कैंसर से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस बने हैं और वहां पर ईसीएम के डाइजेशन के कॉन्सेप्ट को उन्होंने लिखा हुआ है। तो जब आप कैंसर पढ़ते हैं तो कैंसर में एक स्टेज आती है जब कैंसर सेल अपनी ओरिजिन साइड से माइग्रेट करती हैं, दूसरे टिश्यूज में मूव करके पहुंचती हैं, जिसे हम मेटास्टेसिस कहते हैं। तो जब सेल अपनी ओरिजिन साइड से मूव करके बाहर जाएगी तो उस सेल को क्या करना होगा, उस कैंसर सेल को अपने जितने भी कांटेक्ट हैं अपने चारों तरफ ईसीएम से उसे ब्रेक करना होगा और देन माइग्रेट करके आगे बढ़ना होगा। जब वो सेल माइग्रेट करेगी तो वो स्पेस से ही मूव करते हुए जाएगी। तो जब वो मूव करेगी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से तो वहां पर प्रेजेंट है ईसीएम मैट्रिक्स प्रेजेंट है। तो उस मैट्रिक्स को उसे डाइजेस्ट करना होगा और उस मैट्रिक्स को डाइजेस्ट करते हुए वो आगे बढ़ेगी। तो जब मैट्रिक्स को डाइजेस्ट करेगी तो उसे कौन से एंजाइम चाहिए, तो ये क्वेश्चन तो हमारा बना कौन से एंजाइम चाहिए। तो हमें पता है मैट्रिक्स बना है प्रोटीन्स और पॉलीसेकेराइड्स का, इसका मतलब हमें प्रोटीएजेस चाहिए, प्रोटीन को डिग्रेड करने वाले एंजाइम चाहिए। और दूसरा कौन चाहिए, हमें पॉलीसेकेराइडेजेस चाहिए जो पॉलीसेकेराइड्स को ब्रेक कर सकें। क्या हमें लाइपेज और न्यूक्लियस जैसे एंजाइम्स की जरूरत है, तो नहीं, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है। और प्रोटीएजेस में भी हम लोग आगे डिस्कस कर सकते हैं, वहां भी क्लियर कर लेंगे कौन से प्रोटीएजेस होंगे यदि हम प्रोटीन समझ लेंगे। तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, इनके लिए बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा समझने की जरूरत है कि ईसीएम को हम कैसे पढ़ रहे हैं। तो ये टॉपिक केवल यही लिमिटेड नहीं है, इसका जो रिलेशन है वो कैंसर से भी है और डेवलपमेंट बायोलॉजी में भी हम लोग खूब पढ़ते हैं। जब सेल्स का माइग्रेशन होता है, जर्म सेल्स, ठीक है, या जो अदर सेल्स हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय जो जर्म लेयर्स होती हैं उनमें सेल्स माइग्रेट करती हैं, वहां पर भी हम इसकी स्टडी करते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई सारे रिलेशंस में अलग अलग हम इसको पढ़ते हैं। तो किसका बना है, बेसिकली पॉइंट पर आते हैं। तो इन एनिमल्स extracellular matrix is a complex of interconnected network of proteins and polysaccharides। प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड्स का ये नेटवर्क है और अभी मैंने कहा कि इसमें लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स नहीं पाए जाते हैं, आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये जस्ट हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, जस्ट उसके बाहर पास में ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये नेटवर्क है प्रोटीन्स एंड पॉलीसेकेराइड का जो हमारी मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर प्रेजेंट है और ये हमारी सेल्स को
मैकेनिकल सपोर्ट देता है, हमारी सेल्स को ऑर्गेनाइज करता है टिश्यूज में, उन ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गन्स भी बनते हैं और इस तरह से हमारी बॉडी को भी ऑर्गेनाइज करता है। दैट प्रेजेंट बियॉन्ड मतलब जस्ट बाहर द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ईसीएम प्ले की रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ 3 डायमेंशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यूज के ऑर्गेनाइजेशन को एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। हमारे जो टिश्यूज हैं और ऑर्गन्स हैं उनके 3 डायमेंशनल ऑर्गेनाइजेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड आल्सो रेगुलेट, इसका रेगुलेटरी रोल भी है सेलुलर मूवमेंट एंड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। हमारी सेल्स के मूवमेंट में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है और सेल्स की जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है उसको भी कंट्रोल करता है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई भी सिक्रीटरी सेल है, बहुत सारी सेल्स हैं जो बहुत सारे कंपाउंड सिक्रीट करती हैं। सिक्रीटरी सेल्स जैसे कि कोई भी सेल है जो बायोमोलिक्यूल्स को बना करके सेल के बाहर सिक्रीट कर रही है, यदि हम उस सेल को उसके टिश्यू से निकाल करके उसके चारों तरफ का जो कांटेक्ट है ईसीएम से उसको हम न्यूट्रलाइज कर दें, उसको वहां से हम डीअटैच करा करके और एक आर्टिफिशियल मीडियम में रखें, उसको सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करें, तो उस सेल की जो एक्टिविटी है सिक्रीटरी एक्टिविटी वो लॉस हो जाती है। इससे पता चलता है कि ये ईसीएम केवल सेल्स को अटैच ही नहीं कराता है, उनके स्ट्रक्चर को और उनके टिश्यूज में उनकी जो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है उसको मेंटेन ही नहीं करता है, बल्कि उनकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स यहां पर मैंने लिखे हुए हैं। सम बेसिक फंक्शंस ऑफ ईसीएम। ईसीएम के कुछ बेसिक फंक्शंस क्या है? तो जनरली हम लोग इनको कह सकते हैं ऑर्गेनाइज सेल्स इनटू डिस्टिंक्ट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। टिश्यूज और ऑर्गन्स में उनको क्या करता है? ऑर्गेनाइज करता है। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट फॉर द अटैच्ड सेल्स, जो सेल्स इसके साथ अटैच्ड हैं उनको मैकेनिकल सपोर्ट देना। सर्व एज ए सबस्ट्रेटम फॉर सेल माइग्रेशन। सबस्ट्रेटम मतलब होता है एक तरह का बेस, आधार, एक आधार प्रोवाइड करता है, बेस प्रोवाइड करता है जिस पर सेल्स का माइग्रेशन हो सके। और आगे हम लोग पढ़ेंगे जनरेट सिग्नल्स दैट मेंटेन सेल सर्वाइवल, और ये सिग्नल्स भी जनरेट करते हैं जिससे सेल की जो सर्वाइवल है वो मेंटेन रहे, इसके लिए भी जरूरी है। ठीक है, अब यहां पर एक पॉइंट और क्लियर कर लें, जब हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को आगे पढ़ेंगे तो प्रोटीन्स कौन कौन सी हैं और पॉलीसेकेराइड्स कौन से, उनकी स्टडी करेंगे। लेकिन एक पॉइंट यहां पर हम लोग और क्लियर कर लें कि प्लांट में ईसीएम क्या है। यदि हम एनिमल की बात करें तो एनिमल्स में जो स्केलेटल सिस्टम है बोन्स का, वो उसे स्ट्रेंथ देता है और उसे मजबूती प्रदान करता है। क्या प्लांट में कोई स्केलेटल सिस्टम है? तो हमारा आंसर नहीं। लेकिन प्लांट के भी टिश्यूज भी बहुत स्टेबल होते हैं, उनका भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होता है। तो प्लांट में क्या ईसीएम है या नहीं है? यदि है भी तो किसका बना है? ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे प्लांट में भी ईसीएम पाया जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स वहां पर भी है, और आप उसको जानते हैं जिसे आप सेल वॉल कहते हैं। सेल्स के बीच में, प्लांट सेल्स के बीच में जो मैट्रिक्स है उसे हम सेल वॉल कहते हैं। और सेल वॉल में जो मेजर फाइबर्स हैं वो कोलेजन है, कोलेजन नहीं, सेलुलोज। जो मेजर फाइबर है वो प्लांट में सेलुलोज है। और हम लोग बेसिकली बोलते भी हैं कि प्लांट की सेल वॉल प्राइमरली बनी होती है सेलुलोज की, तो वहां पर सेलुलोज भी पाया जाता है, हेमी सेलुलोज भी है, पैक्टिन्स भी पाए जाते हैं, और वहां पर प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं जैसे कि एक्सटेंसिन्स। तो ये प्लांट के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में पाए जाने वाले बायोमोलिक्यूल्स हैं। तो वहां पर भी प्रोटीन्स और पॉलीसेकेराइड्स हैं, वहां पॉलीसेकेराइड्स का अमाउंट ज्यादा है, जैसे सेलुलोज बहुत ज्यादा है, ये फाइबर है। हेमिसेलुलोज, पैक्टिन्स और एक्सटेंसिन्स ये प्रोटीन है, वो भी पाए जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई हमसे क्वेश्चन करे कि प्लांट में ईसीएम नहीं पाया जाता है, तो ऐसा सही नहीं है, प्लांट में भी ईसीएम पाया जाता है। प्लांट का ईसीएम एनिमल के ईसीएम से थोड़ा सा बायोकेमिकली सिंपल है,
और जनरली हम लोग उसकी बहुत ज्यादा स्टडी नहीं करते हैं। एनिमल्स में हम उसकी स्टडी करते हैं। प्लांट सेल्स में, प्लांट बॉडी में देखें तो सेल्स का माइग्रेशन नहीं होता है, एनिमल्स में तो माइग्रेशन भी होता है, उस वजह से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आ जाती है एनिमल के ईसीएम की। तो आपको इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एनिमल सेल्स में ईसीएम की स्टडी करते हैं कि ईसीएम किन किन कंपोनेंट्स का बना हुआ है और उसके डिटेल्स स्टडी करते हैं, कौन कौन से प्रोटीन्स हैं, कौन कौन से पॉलीसैकेराइड्स हैं। तो डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी प्रोटीन्स और पॉलीसैकेराइड्स हैं। तो इन एनिमल सेल्स या एनिमल्स ईसीएम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ 2 क्लासेस ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। शुरू में इंट्रोडक्शन में भी लिखा प्रोटीन्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। तो ईसीएम में 2 तरह के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, वन इज प्रोटीन्स एंड सेकेंड इज पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। यहां से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक ज्यादा, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बनते हैं कौन कौन सी प्रोटीन्स हैं और वो किस तरह का रोल प्ले करते हैं, इसको भी जानना जरूरी है। तो ईसीएम में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स। ईसीएम में पाई जाने वाली प्रोटीन्स को 2 ग्रुप में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा एक टर्म बना सकते हैं, ईसीएम प्रोटीन्स कैन बी डिवाइडेड इन 2 ग्रुप्स। 2 ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया जा सकता है और ये जो ग्रुप्स है वो हम लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है, एक स्टूडेंट के लिए बेहद जरूरी है कि वो प्रोटीन्स को कैसे समझ रहा है। तो मैंने यहां पर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ईसीएम प्रोटीन्स कैन बी डिवाइडेड इन 2 ग्रुप्स, ठीक है। वन इज स्ट्रक्चरल एंड सेकेंड इज adhesive प्रोटीन्स। तो एक स्ट्रक्चरल ग्रुप बनाया है एंड दूसरा adhesive प्रोटीन्स का ग्रुप बनाया, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स एंड सेकेंड इज adhesive प्रोटीन्स। अब इन दोनों में क्या अंतर है? स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स वो है जो फाइबर लाइक हैं और ईसीएम को मैकेनिकल सपोर्ट देंगी, उसको स्टेबिलिटी या ये कहें मैकेनिकल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेंगी। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स का जो फंक्शन है वो भी है, वो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। एंड फ्लेक्सिबिलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चरल प्रोटीन के बारे में कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो ईसीएम की है वो ये प्रोटीन प्रोवाइड करेंगी और फ्लेक्सिबिलिटी देंगी। जबकि दूसरी तरफ जब हम एडहेसिव प्रोटीन्स के बारे में आएंगे तो ये अटैचमेंट में इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। और इनको हम ये कह सकते हैं अटैचेस ईसीएम टू सेल्स। ईसीएम को सेल से अटैच करना ये फंक्शन एडहेसिव प्रोटीन्स का है। तो यहां पर भी हमने ईसीएम में मिलने वाली प्रोटीन्स को 2 ग्रुप में डिवाइड कर लिया, वन इज स्ट्रक्चरल, सेकेंड इज एडहेसिव। स्ट्रक्चरल प्रोटीन का फंक्शन क्या होगा? जब हम इसकी बात करेंगे तो कहेंगे वो ईसीएम को मैकेनिकल सपोर्ट देंगी और उसे फ्लेक्सिबिलिटी देंगी। जबकि एडहेसिव प्रोटीन्स में जब हम आएंगे तो हम ये कहेंगे कि ईसीएम को सेल से जोड़ने का काम ये प्रोटीन्स करेंगी। अब वो हमारे पास केवल ये ऑप्शन बचा है कि इसमें कौन सी प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं, क्या उदाहरण है स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कौन कौन सी हैं जो ईसीएम में प्रेजेंट होती हैं। तो बहुत ही फेमस नाम है और आप जानते हैं, कोलेजन एंड सेकेंड इज इलास्टिन। कोलेजन एंड इलास्टिन। एडहेसिव प्रोटीन में भी बहुत ही फेमस नाम है, वन इज फाइब्रोनेक्टिन
एक फैमिली है, और फाइब्रोनेक्टिन्स कह सकते हैं, एंड सेकेंड इज लैमिनिन्स। देखिए यहां पर अल्टीमेटली प्रोटीन्स के नाम हम लोगों ने लिख लिए हैं कि कौन सी प्रोटीन्स हैं जो ईसीएम में पाई जाती हैं। तो ईसीएम में 4 प्रोटीन्स पाई जाती हैं, कोलेजन, इलास्टिन, फाइब्रोनेक्टिन एंड लैमिनिन्स। लेकिन इनके फंक्शन के हिसाब से हम लोगों ने इनको डिवाइड कर लिया है 2 ग्रुप में। यदि हमसे ये पूछा जाए कि ईसीएम में स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कौन सी हैं, तो कोलेजन एंड सेकेंड इज इलास्टिन। आदेशिक प्रोटीन के बारे में पूछा जाए कौन है, तो फिर हमारा आंसर है फाइब्रोनेक्टिन एंड लैमिनिन्स। तो ये 2 आदेशिक प्रोटीन्स हो गई। कई बार क्वेश्चंस इन्हीं से रिलेटेड आता है, स्ट्रक्चरल कौन है, अधेसिव कौन है। अब यहां पर एक पॉइंट मैं थोड़ा सा और बोलना चाहूंगा आप लोगों के लिए। फाइब्रोनेक्टिन, लैमिनिन्स, कोलेजन, इलास्टिन, इंटेग्रिन, कैथरिन, सेलेक्टिन, इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली, इन सभी प्रोटीन को जब आप स्टडी करेंगे तो ये सब आपको एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के टॉपिक में मिलेंगे। लेकिन एक स्टूडेंट के लिए बड़ा कंफ्यूजिंग सा कॉन्सेप्ट होगा कि किसको हम कहां पढ़ें। इस वजह से ईसीएम को जब हम लोग पढ़ते हैं, सेल के बाहर क्या है, क्या रिलेशन है, जब हम उसको पढ़ते हैं तो हम उसके 3 पार्ट बना लेते हैं। वन इज ईसीएम मैट्रिक्स, दूसरा सेल टू मैट्रिक्स अटैचमेंट, और तीसरा सेल टू सेल अटैचमेंट। शायद आपको यह समझ में आ रहा होगा कि जब हम सेल टू सेल अटैचमेंट में जाएंगे तो हमें कुछ अदर तरीके से पढ़ना होगा, और वहां जो प्रोटीन इन्वॉल्व होगी वो कुछ और होगी। जब हम ईसीएम में होते हैं तो थोड़ा अलग तरीके से पढ़ते हैं कि यहां पर प्रोटीन्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, उनके नाम क्या हैं, उसको अलग से पढ़ते हैं। इस वजह से क्लासिफिकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके जानने के लिए, जिससे हम आने वाले समय में जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनका हम जवाब दे सकें। तो आपको ओवरऑल ध्यान रखना है, ईसीएम में जो प्रोटीन्स हैं उनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया। वन इज स्ट्रक्चरल एंड सेकेंड इज अधेसिव। स्ट्रक्चरल में कोलेजन एंड इलास्टिन, और अधेसिव प्रोटीन में फाइब्रोनेक्टिन एंड लैमिनिन्स। अब दूसरी तरफ आते हैं, यहां पर पॉलीसैकेराइड्स की बात करते हैं, कौन कौन सी पॉलीसैकेराइड्स यहां पर पाई जाती हैं। तो इसको स्टडी करना थोड़ा आसान है। एनिमल्स में जो पॉलीसैकेराइड्स ईसीएम में पाई जाती हैं उनको हम लोग ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन्स कहते हैं। और इनको हम गैक्स लिखते हैं, ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन्स। जब कार्बोहाइड्रेट हम लोग पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में, बायोमोलिक्यूल्स में, तो उसमें हेट्रोपॉलीसैकेराइड में ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन्स के बारे में स्टडी करते हैं। इनको हम लोग म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स भी कह देते हैं। ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन्स एक ग्रुप है हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स का, जो एनिमल्स के ईसीएम में पाए जाते हैं। बैक्टीरिया में भी आपने नैग और नैम का पॉलीमर, जिसे पेप्टिडोग्लाइकन कहते हैं, वो पाया जाता है। प्लांट में ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। यहां पर ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन एक फैमिली है, और इनके कुछ बेसिक कैरेक्टर होते हैं। कई सारे मेंबर्स हैं इस फैमिली के, जैसे हेपेरिन सल्फेट है, केराटिन सल्फेट है, डर्मेटिन सल्फेट है, हाइलुरोनिक एसिड है। तो इस तरह के कई सारे नाम हैं जो इस फैमिली में आते हैं, उनके एक कॉमन कैरेक्टर भी है। तो वो हम लोग बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं और उसको कार्बोहाइड्रेट के टॉपिक में, ठीक है, स्टडी कर लेते हैं हेट्रोपॉलीसैकेराइड में। यहां पर मैं उसकी बहुत बायोकेमिस्ट्री में जाने वाला नहीं हूं, लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स को लेकर के यहां पर आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं जो आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बेहद जरूरी हैं। जितने भी पॉलीसैकेराइड्स हैं जो हम लोग पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट में, उनको 2 ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं, एक होमो और दूसरे हेट्रो। होमो पॉलीसैकेराइड्स को भी 2 ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं, एक स्टोरेज और दूसरे स्ट्रक्चरल। तो जब आप पॉलीसैकेराइड्स पढ़ते हैं, जितने भी आप स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स पढ़ते हैं, तो उनको देखेंगे वो अनब्रांच्ड होते हैं, उनमें कोई ब्रांचेस प्रेजेंट नहीं होती हैं। तो जितने भी ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन्स हैं उनके कुछ बेसिक कैरेक्टर्स हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। ये अनब्रांच्ड होते हैं, इनमें कोई ब्रांचेस प्रेजेंट नहीं होती हैं। यदि आप CSIR के एग्जाम जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको उठाएंगे तो यहां से क्वेश्चन बन चुका है, और उसमें एक ऑप्शन पूछा गया था कौन गलत है, तो उसमें एक आंसर दिया था
जो पॉलीसेकेराइड्स हैं, ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन्स हैं, ईसीएम में वो ब्रांच्ड होते हैं, तो ये गलत है। तो ये अनब्रांच्ड होते हैं, निगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये होते हैं, ये सल्फेटेड होते हैं। और यहां पर एक एक्सेप्शन है, हाइलुरोनिक एसिड को छोड़ करके इसमें कोई भी सल्फेट ग्रुप नहीं पाया जाता है। जितने भी ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन्स हैं इनके पास एसिडिक शुगर होती है, जैसे कि ग्लूक्रोनिक एसिड, और एक ऐसा भी है जिसके पास ग्लूक्रोनिक एसिड नहीं पाया जाता है, जैसे कि केराटिन सल्फेट। तो आप ये ध्यान रखेंगे, मैं यहां पर कुछ पॉइंट्स बेसिकली बोल रहा हूं। ऑल गैक्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, ये सही है, ठीक है। ऑल गैक्स आर अनब्रांच्ड, ये भी सही है। ऑल गैक्स आर सल्फेटेड, ये सही है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट हाइलुरोनिक एसिड। तो ऑल गैक्स आर सल्फेटेड एक्सेप्ट हाइलुरोनिक एसिड। दूसरा पॉइंट ये आता है, अगला जो मैं एक्सेप्शन कहूं कि ऑल गैक्स कैरी एसिडिक शुगर, जैसे कि ग्लूक्रोनिक एसिड, तो सही है, लेकिन उसमें भी एक एक्सेप्शन है, केराटिन सल्फेट। केराटिन सल्फेट के पास कोई भी एसिडिक शुगर प्रेजेंट नहीं होती है। और एक पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है, जितने भी गैक्स होते हैं ये प्रोटीन के साथ कोवैलेंटली बाइंड करके प्रोटियोग्लाइकन बनाते हैं, केवल हाइलुरोनिक एसिड को छोड़ करके। तो ये प्रोटीन के साथ लिंक होकर के क्या बनाते हैं, प्रोटियोग्लाइकन्स। तो यहां पर लिखा जा सकता है गैक्स प्लस प्रोटीन्स, और ये मिलकर के बनाते हैं प्रोटियोग्लाइकन्स। तो जितने भी पॉलीसेकेराइड्स हमारे ईसीएम में पाए जाते हैं वो फ्रीली प्रेजेंट नहीं है, बल्कि वो प्रोटीन के साथ लिंक हैं, और प्रोटीन के साथ लिंक होकर के जो स्ट्रक्चर बनता है उस पूरे कॉम्प्लेक्स को हम लोग नाम देते हैं प्रोटियोग्लाइकन्स। तो गैक्स प्रोटीन के साथ जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं, प्रोटियोग्लाइकन्स। ये जो अटैचमेंट है वो कोवैलेंट है। और यहां पर एक बेसिक पॉइंट आप और समझ लें, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो कोर स्ट्रक्चर है, वो प्रोटीन का बना होता है। जैसे ये प्रोटीन है और इसी प्रोटीन के साथ लगे होते हैं गैक्स, और गैक्स इस तरह से इनके साथ कनेक्टेड होते हैं। ये गैक्स हैं जो मैंने इस तरह साइड बाय साइड ये स्ट्रक्चर्स बनाए हैं रेड कलर में। ये गैक्स हैं, ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन्स, ये शुगर के पॉलीमर हैं। और ये जो ग्रीन कलर से मैंने एक कोर स्ट्रक्चर बनाया है, ये प्रोटीन है। तो बेसिक जो कोर स्ट्रक्चर है प्रोटियोग्लाइकन का, वो बना है प्रोटीन से, और उसके साथ जुड़े हैं, कोवैलेंटली जुड़े हुए हैं कार्बोहाइड्रेट। इस पूरे कॉम्प्लेक्स को हम लोग नाम देते हैं प्रोटियोग्लाइकन। तो हमारे ईसीएम में जो पॉलीसेकेराइड्स हैं वो हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स हैं, उस पूरी फैमिली को कलेक्टिवली कहते हैं ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन्स। बायोकेमिस्ट्री में आप इसकी थोड़ी स्टडी कर सकते हैं, और वहां पर हम इनके बारे में पढ़ते हैं किस तरह का बॉन्डिंग पैटर्न है, कौन सल्फेटेड है, किसके पास एसिडिक शुगर है या नहीं है, और कौन प्रोटियोग्लाइकन बनाता है या नहीं बनाता है। तो ये बायोकेमिस्ट्री का हिस्सा हो गया, मैंने थोड़ा वहां डिस्कस कर दिया है। अब हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं कोलेजन, इलास्टिन, फाइब्रोनेक्टिन और लेमिनिन के बारे में, क्योंकि यहां से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है प्रोटीन्स को लेकर के। तो जो प्रोटीन्स ईसीएम में हैं उनमें 4 नाम हम लोगों ने लिख लिए हैं। यही प्रोटीन्स पाई भी जाती हैं और आपको ध्यान भी रखना है। 1 इज कोलेजन, 2nd इज इलास्टिन, 3rd इज फाइब्रोनेक्टिन एंड 4th इज लेमिनिन। अब यहां पर प्रोटीन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इनके कैरेक्टर से भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम लोग उसको 1 by 1 डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कोलेजन को। कोलेजन, जब हम बायोकेमिस्ट्री में आते हैं, यहां पर भी मैं बहुत ज्यादा डिस्कस करने वाला नहीं हूं, लेकिन आप एक पॉइंट समझ लें। यहां पर मैं कोलेजन के बारे में जो बेसिक पॉइंट है उनको यहां बता रहा हूं। बाकी हम लोग कोलेजन को बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, जब फाइब्रस प्रोटीन्स के बारे में पढ़ते हैं तो केराटिन है और कोलेजन है।
बेसिक जहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है, जहां से आपके क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा सेल बायोलॉजी से रिलेटेड या ईसीएम से रिलेटेड, मैं उन पॉइंट्स को लेकर के यहां पर आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं। तो कोलेजन जैसा आप समझ रहे हैं एक ईसीएम प्रोटीन है, ईसीएम प्रोटीन, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है हमारे कोलेजन जो ईसीएम है उसकी ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है। मोस्ट अबंडेंट, तो इसका लिखने का मतलब ये है हमारे ईसीएम में सबसे ज्यादा कोई प्रोटीन पाई जा रही है, वो कौन है? वो है कोलेजन, ठीक है। ईसीएम की प्रोटीन है अर्थात सेल के बाहर सिक्रीट करके ये लाई गई है। दूसरा पॉइंट ये मोस्ट अबंडेंट है, सबसे ज्यादा मिलती है। यहां से एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है, जब कोई प्रोटीन सेल के बाहर सिक्रीट करी जाती है, ऐसी प्रोटीन जिसको फाइनली सेल के बाहर पहुंचना है, ऐसी सभी प्रोटीन्स की सिंथेसिस आरईआर मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम से होती है। और यदि वो सिक्रीटरी प्रोटीन है सेल के बाहर रिलीज करी जाएगी तो सिंथेसाइज होते समय ही वो प्रोटीन ईआर ल्यूमेन में वहां जाकर के मॉडिफिकेशन होगा, देन गोल्जी में, देन वो वेसिकल्स में पैक करके बाहर भेज दी जाएगी। तो ये भी एक बेसिक पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। कोलेजन को यदि सेल के लेवल पर हम सिंथेसिस के लेवल पर देखें तो इसकी सिंथेसिस आरईआर मेम्ब्रेन पर हो रही होगी या हुई होगी, ठीक है। तो मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम इसको ट्रांसलेट किया होगा। आपको इस सेल बायोलॉजी में ट्रांसलेशन के हिसाब से इस पॉइंट को ध्यान रखना है, यहां से भी रिलेटेड एक ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। तो ईसीएम प्रोटीन है, मोस्ट अबंडेंट है, एनिमल्स में पाई जाती है। और मैं ये भी कह सकता हूं इसकी जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट कोलेजन का, उसे हम लोग ट्रोपोकोलेजन कहते हैं, ट्रोपोकोलेजन। तो बेसिक जो स्ट्रक्चरल यूनिट है कोलेजन की, उसे क्या कहा जाता है? ट्रोपोकोलेजन। यदि हम ट्रोपोकोलेजन को देखें तो ये एक ट्राइमेरिक स्ट्रक्चर है, इसमें 3 पॉलीपेप्टाइड्स पाई जाती हैं। ये एक ट्राइमेरिक स्ट्रक्चर है अर्थात इसमें 3 पॉलीपेप्टाइड्स हैं और इन पॉलीपेप्टाइड्स को हम लोग अल्फा चेन्स कहते हैं। क्या नाम देते हैं? अल्फा चेन्स। अल्फा चेन्स लेफ्ट हैंडेड होती है, लेफ्ट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर है। तो आपको यहां पर एक पॉइंट ध्यान रखना है, कोलेजन पॉलीमर है ट्रोपोकोलेजन का, या ये कहें जो ट्रोपोकोलेजन से वो ऑर्गेनाइज होकर के बनाते हैं कोलेजन। तो कोलेजन की जो बेसिक यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, उसे ट्रोपोकोलेजन कहते हैं। जब हम ट्रोपोकोलेजन की स्टडी करते हैं तो ट्रोपोकोलेजन में 3 पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं, 3 पॉलीपेप्टाइड की क्वाइलिंग से बनता है ट्रोपोकोलेजन। और इंडिविजुअल जो पॉलीपेप्टाइड है उसे हम अल्फा चेन कहते हैं, ना कि अल्फा हेलिक्स कहते हैं। यहां पर भी आपको ध्यान रखना है, कोलेजन में मिलने वाली जो इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड यूनिट्स हैं उनको हम अल्फा चेन कहते हैं, ना कि अल्फा हेलिक्स, ठीक है। अल्फा हेलिक्स क्यों नहीं कहते हैं उसका भी कारण है। जो अल्फा चेन्स हैं ये एक तो लेफ्ट हैंडेड है, जबकि अल्फा हेलिक्स कैसा होता है? राइट हैंडेड। दूसरा पॉइंट ये है कि अल्फा चेन में 3 अमाइनो एसिड्स पर टर्न पाए जाते हैं, हर एक टर्न में 3 अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, जबकि अल्फा हेलिक्स में 3.6 अमाइनो एसिड्स पर टर्न होते हैं। आपको इसको भी ध्यान रखना है। तो कोलेजन 3 अल्फा चेन्स का मिलकर के बना हुआ है, और ये कोई गारंटी नहीं कि अल्फा चेन्स आइडेंटिकल होती है, अलग अलग अल्फा चेन्स भी हो सकती हैं। जैसे ह्यूमंस में बहुत अलग अलग तरह के कोलेजन्स आइडेंटिफाइड हैं, मोर देन 20, ठीक है। तो उनकी पॉलीपेप्टाइड्स अलग अलग हो सकती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जिनसे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कोलेजन की स्ट्रक्चरल यूनिट ट्रोपोकोलेजन। ट्रोपोकोलेजन में कितनी पॉलीपेप्टाइड्स हैं? तो 3 पॉलीपेप्टाइड्स हैं, ठीक है, जिनको क्या नाम देते हैं? अल्फा चेन्स कहते हैं। और अल्फा चेन्स कैसी होती हैं? लेफ्ट हैंडेड होती हैं। जब वो पॉलीमराइज होती हैं, आपस में क्वाइल होती है, तो ट्रोपोकोलेजन राइट हैंडेड हो जाता है। तो ट्रोपोकोलेजन राइट हैंडेड है, लेकिन जो उनकी यूनिट पॉलीपेप्टाइड्स हैं वो लेफ्ट हैंडेड है, ठीक है।
तो ये कोलेजन का स्ट्रक्चर हुआ। अगला पॉइंट आता है अमाइनो एसिड्स को लेकर के। यदि हम कोलेजन को देखें इन एन एवरेज, जो कोलेजन का अमाइनो एसिड सीक्वेंस होता है, यदि हम लोग एक कॉमन पैटर्न के हिसाब से कोलेजन का अमाइनो एसिड सीक्वेंस देखें तो वो कुछ रिपीटेड सीक्वेंस का बना है, जैसे कि ग्लाइसिन एक्स वाई। ये सीक्वेंस बार बार रिपीट होता है। ये ग्लाइसिन है, एक्स डिनोट करता है प्रोलीन को, और जो वाई है ये डिनोट करता है हाइड्रोक्सी प्रोलीन को। ठीक है, और इस तरह से यदि ये सीक्वेंस दोबारा रिपीट करें तो फिर आ जाएगा ग्लाइसिन एक्स वाई। इस तरह से यदि हम देखें तो हर तीसरा अमाइनो एसिड कौन है? ग्लाइसिन है, एक्स प्रोलीन है और वाई जो है वो हाइड्रोक्सी प्रोलीन है। ये पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है जहां पर विटामिन सी की रिक्वायरमेंट होती है। तो हाइड्रोक्सी प्रोलीन, बहुत सारी हाइड्रोक्सी प्रोलीन की पोजीशंस को ऑक्युपाई करते हैं हाइड्रोक्सी लाइसिन। तो यहां पर एक और डिस्क्रिमिनेटिंग कैरेक्टर आपको ध्यान रखना है। अल्फा चेन्स में कोलेजन में कुछ मॉडिफाइड अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे हाइड्रोक्सी प्रोलीन और हाइड्रोक्सी लाइसिन, और इन हाइड्रोक्सिलेशन के लिए विटामिन सी की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोलाइल हाइड्रोक्सिलेज एंड लाइसाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, जिसको हम लोग बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो ये कोलेजन के कैरेक्टर हैं, आपको ध्यान रखना है। जो कोलेजन का फंक्शन है ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो आपको कोलेजन को ध्यान रखना है 2-3 पॉइंट को लेकर के कि ईसीएम की मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है और इसकी जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है वो ट्रोपोकोलेजन है। ट्रोपोकोलेजन 3 पॉलीपेप्टाइड्स की क्वाइलिंग से बना है और हर एक इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड को हम अल्फा चेन कहते हैं, ना कि अल्फा हेलिक्स कहते हैं। तो ये पार्ट था कोलेजन का। अब हम लोग दूसरी प्रोटीन को डिस्कस करते हैं और वो है इलास्टिन। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कोलेजन के बारे में, अब हम लोग डिस्कस करेंगे इलास्टिन। जैसा कि इसका नाम है, नाम के हिसाब से ये पता चलता है कि ये प्रोटीन फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। थोड़ा सा एक पॉइंट पहले लिख लेते हैं, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू ईसीएम। ईसीएम को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना फंक्शन है इलास्टिन का। तो कोलेजन मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और इलास्टिन प्रोटीन प्रोवाइड करती है फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, अब कैसे इलास्टिन प्रोटीन कोलेजन से डिफरेंट है, इस पॉइंट को लेकर के कुछ स्ट्रक्चरल पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आसानी से हम दोनों के बीच में अंतर कर सके जो एग्जाम्स में यदि क्वेश्चन पूछा जाए। इलास्टिन जब भी, ये भी कई सारी प्रोटीन के मिलने से बना है, लेकिन यहां पर क्वाइलिंग नहीं है। तो इलास्टिन formed by aggregation of tropoelastin, इलास्टिन्स। यहां पर आपको ध्यान रखना है जो इलास्टिन है वो अग्रीगेशन है ट्रोपोइलास्टिन का। बहुत सारी ट्रोपोइलास्टिन प्रोटीन्स एग्रीगेट होकर के बनाती हैं इलास्टिन। किस तरह का एग्रीगेशन है? कुछ इस तरीके से ये ट्रोपोइलास्टिन पॉलीपेप्टाइड्स हैं और ये पॉलीपेप्टाइड्स आपस में कोवैलेंटली लिंक्ड हैं और इस लिंकेज में इन्वॉल्वमेंट है लाइसिन रेसिड्यूज का, लाइसिन रेसिड्यूज। तो इलास्टिन प्रोटीन या ये कहें इलास्टिन फॉर्म्ड बाय एग्रीगेशन ऑफ ट्रोपोइलास्टिन्स। ये ट्रोपोइलास्टिन्स पॉलीपेप्टाइड हैं जो आपस में कोवैलेंटली लिंक्ड है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये क्वाइल्ड नहीं है। जिस तरह से कोलेजन में अल्फा चेन्स एक दूसरे से क्वाइल्ड होती हैं और बनाती हैं ट्रोपोकोलेजन, यहां पर ट्रोपोइलास्टिन प्रोटीन आपस में क्वाइल्ड नहीं है बल्कि एग्रीगेशन है और रैंडमली इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बने हैं
और उन कोवेलेंट बॉन्ड्स में इन्वॉल्व हो रहा है लाइसिन रेसिड्यूज। तो हम लोग यदि चाहे तो इनको स्ट्रेच करा सकते हैं, जैसे ही फोर्स लगाएंगे ये स्ट्रेच हो जाएगा और जैसे ही इस फोर्स को हम लोग न्यूट्रलाइज करेंगे ये अपनी पोजीशन पर दोबारा वापस आ जाएंगे। इस तरीके से ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो यहां पर कॉइलिंग है और यहां पर एग्रीगेशन है, ये एक डिस्क्रिमिनेटिंग कैरेक्टर है। ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब जब हम आते हैं कोलेजन में तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि कोलेजन में अमाइनो एसिड्स का एक कॉमन पैटर्न मिलता है और उस कॉमन पैटर्न में हर तीसरा अमाइनो एसिड ग्लाइसिन है और प्रोलीन, हाइड्रोक्सी प्रोलीन और हाइड्रोक्सी लाइसिन भी काफी ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। तो मॉडिफाइड अमाइनो एसिड्स हैं जैसे कि हाइड्रोक्सी प्रोलीन और हाइड्रोक्सी लाइसिन। यदि हम इलास्टिन की बात करें अमाइनो एसिड्स को लेकर के तो ये तो हम कह सकते हैं रिच इन ग्लाइसिन, यहां पर ग्लाइसिन का अमाउंट भी काफी ज्यादा होता है, तो ग्लाइसिन अमाइनो एसिड भी काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है इलास्टिन में। ठीक है, लेकिन यदि हम दूसरा पॉइंट देखें जो हाइड्रोक्सी प्रोलीन और हाइड्रोक्सी लाइसिन के रिलेशन में है तो हम लिखेंगे नॉन हाइड्रोक्सिलेटेड, नॉन हाइड्रोक्सिलेटेड प्रोलीन एंड लाइसिन। तो ये एक और अंतर है कोलेजन का इलास्टिन से। कोलेजन में हाइड्रोक्सी प्रोलीन और हाइड्रोक्सी लाइसिन पाए जाते हैं जबकि इलास्टिन प्रोटीन में नॉन हाइड्रोक्सिलेटेड अमाइनो एसिड्स हैं। प्रोलीन और लाइसिन प्रेजेंट है लेकिन कोई हाइड्रोक्सिलेशन नहीं है, ग्लाइसिन प्रेजेंट है और ग्लाइसिन भी काफी अमाउंट में है, लेकिन यहां पर ग्लाइसिन का कोई कॉमन पैटर्न नहीं मिलता है कि तीसरा अमाइनो एसिड ग्लाइसिन ही होगा। तो ये दो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं ईसीएम की जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। एक बार दोनों में आप अंतर समझ लें, जो क्वेश्चंस हैं वो प्रोटीन्स को लेकर के ही आते हैं कि कोलेजन किस तरह का स्ट्रक्चर है। तो कोलेजन की बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ट्रोपोकोलेजन है जो 3 अल्फा चेन्स की कॉइलिंग से बना है। ठीक है, और उन चेन्स में यदि हम अमाइनो एसिड्स को देखेंगे तो ग्लाइसिन और XY एक कॉमन पैटर्न मिलता है और कई सारी प्रोलीन्स हाइड्रोक्सिलेटेड होते हैं और लाइसिन भी हाइड्रोक्सिलेटेड पाए जाते हैं। तो हाइड्रोक्सी प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सी लाइसिन आर दी मॉडिफाइड अमाइनो एसिड्स। यदि हम इलास्टिन की बात करें तो ये एग्रीगेट से ट्रोपो इलास्टिन का और इसमें नॉन हाइड्रोक्सिलेटेड अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। इस वजह से हम लोग ये भी कह सकते हैं इलास्टिन प्रोटीन को मॉडिफाई करने के लिए या पोस्ट ट्रांसलेशनली इसको एग्रीगेट करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए हमें विटामिन सी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो आप इन दो प्रोटीन्स को स्ट्रक्चरल प्रोटीन के हिसाब से ध्यान रखेंगे, क्या बेसिक डिफरेंस है उसको भी ध्यान रखेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अधेसिव प्रोटीन्स को। तो सबसे पहले अधेसिव प्रोटीन में हम लोग बात करेंगे फाइब्रोनेक्टिन की। फाइब्रोनेक्टिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है और एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये अधेसिव प्रोटीन है, आप क्लासिफिकेशन के हिसाब से याद रखेंगे। अधेसिव प्रोटीन का मतलब है ये ईसीएम को सेल से अटैच कराता है। तो एक पॉइंट पहले ही लिख देते हैं, अटैचेस ईसीएम टू सेल्स। ठीक है, ईसीएम को सेल से अटैच करना और ईसीएम के साथ भी जो अदर कंपोनेंट्स हैं उनके साथ भी इसका कांटेक्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह आता है कि फाइब्रोनेक्टिन का अपना स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो फाइब्रोनेक्टिन इज ए डाइमर। फाइब्रोनेक्टिन एक डाइमर है। डाइमर मतलब हो गया 2 पॉलीपेप्टाइड का बना है। तो एक फाइब्रोनेक्टिन एक डाइमेरिक स्ट्रक्चर होता है, 2 पॉलीपेप्टाइड्स हैं, डाइमर ऑफ 2 नियरली आइडेंटिकल पॉलीपेप्टाइड्स इस पॉइंट को ध्यान रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे कई बार क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं।
फाइब्रोनेक्टिन एक डाइमेरिक स्ट्रक्चर है। यदि हम उसकी एक फंक्शनल स्टेट को देखेंगे तो वो डाइमर है, दो पॉलीपेप्टाइड्स हैं। क्या वो दोनों पॉलीपेप्टाइड्स आइडेंटिकल हैं, मतलब सेम जीन के प्रोडक्ट हैं? तो ऐसा नहीं है, दो नियरली आइडेंटिकल पॉलीपेप्टाइड से ये मिलकर के बनता है। पिछली बार एग्जाम में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, आइडेंटिकल पॉलीपेप्टाइड्स हैं, तो ऐसा नहीं है, टू नियरली आइडेंटिकल पॉलीपेप्टाइड्स हैं। आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना है। और दोनों पॉलीपेप्टाइड्स अपने सी टर्मिनल एंड पर कोवेलेंट बॉन्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड से लिंक होती हैं। यदि हम एक पॉलीपेप्टाइड को यदि हम लोग देखें तो बहुत सारे ये रॉड लाइक डोमेन्स में फोल्ड होती हैं और एवरेज में 6 डोमेन्स पाए जाते हैं। कुछ इस तरीके से ये एक पॉलीपेप्टाइड है और ये 6 रॉड लाइक डोमेन्स में फोल्ड होती हैं। ये इसका कार्बोक्सी टर्मिनल एंड है और ये इसका अमाइनो टर्मिनल एंड, ये अमाइनो टर्मिनल एंड है और ये इसमें 6 डोमेन्स है। ये एक पॉलीपेप्टाइड है। इसी तरह से लगभग दूसरी पॉलीपेप्टाइड भी 6 डोमेन्स में ही फोल्ड होती है। ये इसके अमाइनो टर्मिनल एंड्स हैं और ये इसके कार्बोक्सी टर्मिनल एंड्स हैं और कार्बोक्सी टर्मिनल एंड्स पर ये 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड से आपस में कनेक्टेड है। इस तरीके से तो फाइब्रोनेक्टिन की यदि हम लोग बात करेंगे तो कंसिस्ट ऑफ 2 नियरली आइडेंटिकल पॉलीपेप्टाइड्स, ना कि आइडेंटिकल, ठीक है। और दोनों पॉलीपेप्टाइड्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के द्वारा। और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स कौन से टर्मिनल पर हैं? तो आपको ध्यान रखना है, सी टर्मिनल एंड पर हैं। सी टर्मिनल एंड पर हैं। ये कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जिनसे बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एक तो आपको ध्यान रखना है किस प्रोटीन को हम किस नजरिए से पढ़ रहे हैं, क्या वो स्ट्रक्चरल है या एडहेसिव है। पहला पॉइंट तो ये है, यदि आप ये ध्यान रखेंगे तो आपको आसानी होगी क्वेश्चंस में, जब भी आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने होंगे तो आपके लिए आसानी होगी। दूसरा पॉइंट ये आता है कि उस प्रोटीन की अपनी बनावट कैसी है। तो जब फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन आती है तो जैसे ही फाइब्रोनेक्टिन आएगी तो हम लोग ये समझ जाएंगे ईसीएम की प्रोटीन है, स्ट्रक्चरल है या एडहेसिव है तो कहेंगे एडहेसिव प्रोटीन है। अब आता है क्वेश्चन की फाइब्रोनेक्टिन की अपनी बनावट कैसी है, वो कितनी पॉलीपेप्टाइड से मिलकर के बनी। तो उसका डिस्क्रिमिनेटिंग कैरेक्टर ये है कि कंसिस्ट ऑफ 2 नियरली आइडेंटिकल पॉलीपेप्टाइड्स दैट आर कोवैलेंटली लिंक्ड टू ईच अदर एट सी टर्मिनल एंड। उनके सी टर्मिनल एंड पर वो एक दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई हैं। ये इसके जो मैंने ब्लॉक्स बनाए हैं ये इसके फोल्डेड डोमेन स्ट्रक्चर हैं और एवरेज में 6 डोमेन्स पाए जाते हैं किसी भी फाइब्रोनेक्टिन सब यूनिट में, ठीक है। तो ये इसके डोमेन्स हैं और हर एक डोमेन कुछ अलग अलग जो पॉलीमर्स हैं, ईसीएम के कंपोनेंट हैं या सेल के जो रिसेप्टर्स हैं उनके साथ कांटेक्ट बना सकते हैं। इसी में एक यूनिक कैरेक्टर और पाया जाता है फाइब्रोनेक्टिन में। इनके जो सेकेंड जो डोमेन है सी टर्मिनल एंड से यदि हम आए तो इसका जो सेकेंड डोमेन यहां पर नजर आता है, यहां पर एक कंजर्व अमाइनो एसिड सीक्वेंस मिलता है जिसको हम लोग RGD कहते हैं। एक कंजर्व अमाइनो एसिड सीक्वेंस है RGD। जो R है वो आर्जिनिन के लिए स्टैंड कर रहा है,
ग्लाइसिन और जो डी है आप जानते हैं ये एस्पार्टिक एसिड है। तो 3 अमीनो एसिड का ये सीक्वेंस है, आर्जिनिन, ग्लाइसिन एंड एस्पार्टिक एसिड। ये एक सीक्वेंस कंजर्व सीक्वेंस पाया जाता है फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन में, और इस कंजर्व सीक्वेंस पर ही सेल सरफेस का जो इंटेग्रिन रिसेप्टर है, इंटेग्रिन प्रोटीन इसके साथ कांटेक्ट बनाती है। तो कौन सी प्रोटीन का इसके साथ कांटेक्ट है? इंटेग्रिन का। ये इसका एक सिग्नेचर कैरेक्टर है। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो ये अधेसिव प्रोटीन है, पहला एक इसका कैरेक्टर है। दूसरा पॉइंट है कि 2 नियरली आइडेंटिकल पॉलीपेप्टाइड से ये प्रोटीन बनी है जो सी टर्मिनल एंड पर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के द्वारा कनेक्टेड है। ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि इसके पास जो सेकेंड डोमेन से वहां पर एक कंजर्व ट्राइपेप्टाइड अमीनो एसिड सीक्वेंस है आरजीडी, क्योंकि ये ईसीएम की प्रोटीन है और सेल को ईसीएम से जब अटैच होना होता है तो सेल के पास इंटेग्रिन रिसेप्टर है जिससे वो अटैच होती है ईसीएम से। तो इंटेग्रिन रिसेप्टर स्पेसिफिकली जो आरजीडी सीक्वेंस है इसके साथ कांटेक्ट बनाते हैं। तो आरजीडी सीक्वेंस का प्रेजेंस फाइब्रोनेक्टिन का एक यूनिक कैरेक्टर है, आपको ये ध्यान रखना है फाइब्रोनेक्टिन के बारे में। ठीक है। तो ये अधेसिव प्रोटीन है, ये स्ट्रक्चर के बारे में आपको ध्यान रखना है। फाइब्रोनेक्टिन ईसीएम में है और ये कई सारे जो इसके डोमेन्स हैं, जैसे कि जो लास्ट के डोमेन्स होते हैं, ये डोमेन्स ये हिपेरिन सल्फेट के साथ बाइंड हो सकते हैं। ठीक है। जो अदर जो डोमेन्स हैं वो हमारे कोलेजन है या फिर जो दूसरे कॉन्ड्राइटिन सल्फेट या कार्बोहाइड्रेट या प्रोटियोग्लाइकन्स हैं उनके साथ ये बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये जितने भी डोमेन्स हैं, ये डोमेन्स ऐसा नहीं है कि ये केवल मतलब उसके स्ट्रक्चर का हिस्सा है, ये बाइंडिंग साइट्स भी हैं जो दूसरे सेल्स के या फिर जो ईसीएम के बायो मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ ये कांटेक्ट बना सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं बेसिकली केवल उन पॉइंट्स को डिस्कस कर रहा हूं जिनसे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो फाइब्रोनेक्टिन को आपको ध्यान रखना है, ये ईसीएम की अधेसिव प्रोटीन है, 2 नियरली आइडेंटिकल पॉलीपेप्टाइड के मिलने से बनती है। दोनों पॉलीपेप्टाइड कौन से एंड पर डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई हैं? तो सी टर्मिनल एंड पर, और उनके बीच में कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड है? तो 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड है। कौन सा इस पर कंजर्व ट्राइपेप्टाइड सीक्वेंस मिलता है? तो आरजीडी इसका कंजर्व ट्राइपेप्टाइड सीक्वेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है? फाइब्रोनेक्टिन अपनी इसी सीक्वेंस से जो सेल सरफेस पर इंटेग्रिन रिसेप्टर से उनके साथ कांटेक्ट बनाती है। ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, ये फाइब्रोनेक्टिन का कैरेक्टर है। ठीक है। अब अगले पॉइंट में आते हैं और डिस्कस करते हैं दूसरी प्रोटीन जिसे हम लोग लैमिनिन कहते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे लैमिनिन प्रोटीन को। एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन है लैमिनिन्स। तो फाइब्रोनेक्टिन में 2 पॉलीपेप्टाइड्स हैं, थोड़ा सा कंपैरिजन करना है। ये इनकी सी टर्मिनल है और वो सी टर्मिनल पर डाइसल्फाइड बॉन्ड से आपस में कनेक्टेड है। ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, और दोनों पॉलीपेप्टाइड्स नियरली आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल पॉलीपेप्टाइड है, ये फाइब्रोनेक्टिन का कैरेक्टर है। लेकिन जब हम लोग डिस्कस करते हैं लैमिनिन्स, तो लैमिनिन्स थोड़ा अलग तरह की प्रोटीन्स हैं। ये ट्राइमेरिक प्रोटीन्स हैं, ट्राइमेरिक प्रोटीन्स। तो आपको ध्यान रखना है, फाइब्रोनेक्टिन्स आर डाइमेरिक, लैमिनिन्स आर ट्राइमेरिक प्रोटीन्स। यहां पर जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं वो दोनों नियरली आइडेंटिकल पॉलीपेप्टाइड्स हैं, 2 पॉलीपेप्टाइड्स हैं। जबकि लैमिनिन्स में आते हैं तो तीनों पॉलीपेप्टाइड्स अलग हैं। ट्राइमेरिक प्रोटीन्स कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स कॉल्ड अल्फा, बीटा एंड गामा। 3 अलग अलग तरह की पॉलीपेप्टाइड्स हैं जिनको अल्फा, बीटा और गामा कहते हैं। ठीक है। तो तीनों अलग अलग
पॉलीपेप्टाइड्स हैं। यदि हम इनका बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो ये अल्फा है, इसी अल्फा के साथ जुड़ी हुई है बीटा, और इसी बीटा के साथ कॉइलिंग में है गामा। कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं। जो लेमनिन है उसका फोल्डेड स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। 3 पॉलीपेप्टाइड्स हैं, तीनों पॉलीपेप्टाइड्स के कुछ हिस्से आपस में एक क्वाइल्ड कॉइल में है। यदि हम इस पोर्शन को देखें तो ये क्वाइल पोर्शन है, और तीनों पॉलीपेप्टाइड्स आपस में क्या है, क्वाइल्ड है। एक अल्फा है, दूसरी बीटा है और एक गामा है, ठीक है। और इनके अलग अलग पोर्शन अलग अलग अटैचमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि ये जो हिस्सा है ये कोलेजन के साथ कांटेक्ट बनाता है। कुछ हिस्से हैं वो जो ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकन से उनके साथ कांटेक्ट बनाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कई अलग अलग डोमेन्स में है जो ईसीएम के अलग अलग बायोमोलिक्यूल के साथ कांटेक्ट बना सकते हैं। लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन के हिसाब से आपको जानना है वो बेसिक 2-3 पॉइंट हैं। एक तो कितनी पॉलीपेप्टाइड्स हैं, तो 3 पॉलीपेप्टाइड है, अल्फा बीटा एंड गामा। जब ये तीनों पॉलीपेप्टाइड्स आपस में क्वाइल हो जाती हैं तो ये आपस में जुड़ी हैं, ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा। तो यहां पर कई सारे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी पाए जाते हैं, इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं। तो जब ये क्वाइल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो उसमें क्या प्रेजेंट है, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। तो क्या लेमनिन्स में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स पाए जाते हैं, तो हमारा आंसर हाँ पाए जाते हैं। और फाइब्रोनेक्टिन में है तो हाँ यहां पर भी है, लेकिन फाइब्रोनेक्टिन में कौन सी पोजीशन पर है, तो सी टर्मिनल एंड पर है। आपको ये भी ध्यान रखना है। यहां पर 2 पॉलीपेप्टाइड्स, यहां पर कितनी पॉलीपेप्टाइड्स है, तो यहां पर 3 है। उनके नाम क्या है, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। एक और अंतर आता है लेमनिन्स के बारे में। बेसिकली लेमनिन्स आर प्रेजेंट इन बेसल लेमिना। बेसल लेमिना ये एक कह सकते हैं कि थोड़ा हाईली ऑर्गेनाइज्ड ईसीएम है। ये भी ईसीएम ही है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही ऑर्गेनाइज है। हमारी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन्स होती हैं, जैसे हमारी जो इंडोथीलियल या एपिथेलियल बेसमेंट लेयर होती है, उसे बेसल लेमिना कहते हैं। तो यहां पर ये प्रीडोमिनेंटली पाई जाती है। तो आपको इन दोनों प्रोटीन्स के बारे में कुछ ये बेसिक अंतर ध्यान रखने हैं। लेमनिन्स भी एक अधेसिव प्रोटीन है जो 3 अलग अलग पॉलीपेप्टाइड से मिलकर के बनती है, जिसका नाम है, जिनके नाम है या कहें जिनको हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा बीटा और गामा से, ठीक है। इनमें भी डाइसल्फाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। जो हिस्सा क्वाइलिंग में है यहां पर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें भी कई सारे अलग अलग डोमेन्स होते हैं जो अलग अलग ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकन्स और कोलेजन या फिर जो इलास्टिन प्रोटीन है उसके साथ ये कांटेक्ट बना सकते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया है जो अधेसिव प्रोटीन्स हैं उनके बारे में, उनके बीच में क्या बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर के अंतर है उसको हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो कई बार जो क्वेश्चंस हैं, यदि आप क्वेश्चंस को देखेंगे, पिछले जो कई सालों से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ईसीएम से भी क्वेश्चंस आए हैं और वो प्रोटीन के कैरेक्टर के हिसाब से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है हमारे ईसीएम में 4 ही प्रोटीन्स पाई जा रही हैं, कोलेजन, इलास्टिन, फाइब्रोनेक्टिन एंड लेमनिन्स। इनके बीच में क्या अंतर है आपको ये भी ध्यान रखना है, किस प्रोटीन का क्या बेसिक रोल है उसको ध्यान रखना है। तो थोड़ा चलिए हम लोग कंपेयर करते हैं इन प्रोटीन्स को कि इन प्रोटीन्स के बीच में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कोलेजन को हम देखें तो 3 अल्फा चेन्स की क्वाइलिंग से बना है और जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ट्रोपोकोलेजन है। और इसका फंक्शन क्या है, तो प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ टू ईसीएम, ईसीएम को टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है इलास्टिन। इलास्टिन को यदि हम देखें तो ये बनती है ट्रोपो इलास्टिन के एग्रीगेशन से। इलास्टिन का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो ट्रोपो इलास्टिन के एग्रीगेशन से बनता है, ठीक है। तो पॉलीपेप्टाइड रिच इन
द अमाइनो एसिड्स जैसे कि ग्लाइसिन, नॉन हाइड्रोक्सिलेटेड प्रोलीन एंड लाइसिन। तो आपको ध्यान रखना है कि जिस तरह से ग्लाइसिन अमाइनो एसिड्स कोलेजन में काफी अमाउंट में पाए जाते हैं, उसी तरीके से जो इलास्टिन प्रोटीन है उसमें भी पाए जाते हैं, लेकिन दूसरा अंतर ये यहां पर नॉन हाइड्रोक्सिलेटेड प्रोलीन और लाइसिन पाए जाते हैं, ना कि हाइड्रोक्सिलेटेड। ठीक है, और इलास्टिन मॉलिक्यूल्स आर क्रॉस लिंक्ड टू वन अनदर कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन लाइसिन रेसिड्यूज, और जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वो लाइसिन रेसिड्यूज के बीच में है। ठीक है, क्या फंक्शन है? तो प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू ईसीएम, ईसीएम को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, अब अगली जो प्रोटीन है वो फाइब्रोनेक्टिन है, ये अधेसिव प्रोटीन है। फाइब्रोनेक्टिन क्या किस स्ट्रक्चर से या किस तरह की पॉलीपेप्टाइड से बने हैं? तो दो पॉलीपेप्टाइड्स हैं और कैसी हैं? नियरली आइडेंटिकल पॉलीपेप्टाइड्स हैं। ठीक है, और सेल को किससे लिंक करना? ईसीएम से, या ये कहें ईसीएम को सेल से लिंक करना। दूसरी प्रोटीन्स कौन है? लेमनिन्स, कंसिस्ट ऑफ 3 लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड्स अल्फा, बीटा एंड गामा। तीनों पॉलीपेप्टाइड्स अलग हैं जिन्हें अल्फा, बीटा और गामा कहते हैं। इसका भी फंक्शन है सेल्स टू मैट्रिक्स अटैचमेंट, सेल और मैट्रिक्स के बीच का जो अटैचमेंट है उसमें इन्वॉल्व होना। तो ये 4 अलग अलग प्रोटीन्स हैं जिनको हम लोगों ने डिस्कस किया है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये एक पार्ट था जो हम लोगों ने डिस्कस किया है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में। अब एक पॉइंट और आता है, बेसल लेमिना क्या है, जिसे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। थोड़ा सा हम लोग इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसल लेमिना या बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो हमारी एंडोथेलियल सेल्स हैं, मैं यहां कुछ बेसिक उदाहरण देकर के आपको इसे समझाना चाहूंगा। ये हमारी एक ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल है, ये इंटरनल साइड में एंडोथेलियल सेल्स हैं। एंडोथेलियल सेल्स ये वेजोलेटरल साइड से, यहां पर ये हिस्सा ये ल्यूमेन है जहां पर ब्लड प्रेजेंट है, यहां ब्लड फ्लो हो रहा है। ये एंडोथेलियल सेल्स है। एंडोथेलियल सेल्स है इंटरनल साइड्स पर। ठीक है, ल्यूमेन साइड से वेजोलेटरल साइड्स पर यदि हम देखें तो जहां पर सेल्स एक दूसरे से अटैच्ड हैं, ये सेल यहां पर अटैच है, यहां पर एक ऑर्गेनाइज्ड ईसीएम प्रेजेंट होता है जिन पर ये सेल्स अटैच हैं। इसे हम लोग बेसल लेमिना कहते हैं या इसे बेसमेंट मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये जो हिस्सा है ये है बेसल लेमिना, बेसमेंट मेम्ब्रेन, यहां पर सेल्स अटैच हैं। ठीक है, तो ऐसा एक ईसीएम जो एक सबस्ट्रेटम दे रहा है, एक आधार दे रहा है जिस पर एंडोथेलियल या एपिथेलियल सेल्स अटैच हो सकें, एक मजबूत स्ट्रक्चर दे रहे हैं, उसे हम लोग बेसल लेमिना कहते हैं। आप इसको समझ सकते हैं। बेसल लेमिना इज ए स्पेशलाइज्ड सीट लाइक ईसीएम। कैसा ईसीएम है? सीट लाइट, और लगभग कितना थिक हो सकता है? लगभग 50 nm थिक है। दैट अंडरलीज एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स के जस्ट नीचे प्रेजेंट है। सराउंड्स नर्व फाइबर्स, हमारे नर्व फाइबर को सराउंड कर रहा है। मसल सेल्स, फैट सेल्स इनके जस्ट नीचे प्रेजेंट है, इनको सपोर्ट दे रहा है। ठीक है, इट ऑल्सो अंडरलीज द इनर इंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, जैसा मैंने यहां पर बनाया हुआ है। जो ब्लड वेसल्स की इनर इंडोथेलियल सेल्स हैं अंदर की तरफ, उनकी जो बेस है उसमें जो ईसीएम है उसे हम बेसल लेमिना कहते हैं। तो आप बेसिकली ये समझ लीजिए, बेसल लेमिना इज ए स्पेशलाइज्ड सीट लाइक ईसीएम प्रेजेंट जस्ट बिलो द इंडोथेलियल सेल्स, या ये कहें इंडोथेलियल सेल जिस बेस पर अटैच्ड हैं उसे हम बेसल लेमिना कहते हैं। थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है। तो ईसीएम का एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ही क्या है? बेसल लेमिना। जैसे ब्लड वेसल्स में बेस पर मिल रहा है जिन पर इंडोथेलियल सेल्स अटैच हैं। ठीक है, एपिथेलियल सेल्स जैसे हमारी स्किन की एपिथेलियल सेल्स अटैच हैं, या हमारे नर्व फाइबर या मसल्स या फैट सेल्स के जो सराउंडिंग जो एक सपोर्टिव ईसीएम है उसे हम बेसल लेमिना कहते हैं। ठीक है, तो एक तरह का क्या हुआ? ईसीएम।
जब हम लोग बेसल लेमिना की बात करते हैं तो जो नॉर्मल ईसीएम है उसे कैसे अलग है, ये बड़ा क्वेश्चन उठता है कि जब बेसल लेमिना, जब हम ईसीएम ही पढ़ रहे हैं तो बेसल लेमिना को हम अलग से ईसीएम में क्यों कंसीडर करें, उसी के साथ पढ़ लेते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है बेसल लेमिना में कुछ डिफरेंसेस हैं, ठीक है। वो डिफरेंसेस क्या है, यहां पर जो प्रोटीन्स हमें मिलती हैं जनरली जो ये स्ट्रक्चर है वो सीट लाइक है, ये फाइबर लाइक नहीं है। ये एक सीट लाइक स्ट्रक्चर है जिस पर सेल्स को अटैच कराया जाता है, ना कि ये फाइबर लाइक है। इस वजह से जो कोलेजन का फॉर्म है वो यहां थोड़ा डिफरेंट है और थोड़ा सा लेमिन्स प्रोटीन भी यहां पर कुछ ज्यादा ही अमाउंट में पाई जाती है। तो जब बेसल लेमिना में हम लोग आते हैं तो ये नॉर्मल ईसीएम से कैसे अलग है, ये बड़ा क्वेश्चन आता है। तो इसको थोड़ा आप समझ लीजिए। जो बेसल लेमिना है ये 4 प्रोटीन्स के 4 बेसिक इसके कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। 4 मेन कंपोनेंट हैं, जिसमें से पहला कंपोनेंट हम लोग लिख सकते हैं टाइप 4 कोलेजन। इसका जो पहला कंपोनेंट है वो कौन है, टाइप 4 कोलेजन। टाइप 4 जो कोलेजन है वो इन्वॉल्व होता है जहां सीट लाइक स्ट्रक्चर बनता है, या ये कहें ये सीट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जबकि बाकी जितने भी कोलेजन हैं वो फिब्रिलर हैं, वो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, रोप लाइक रस्सी की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं, जबकि ये सीट लाइक बनाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है बेसल लेमिना में कौन सा कोलेजन है, कोलेजन 4, और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये सीट लाइक जो स्ट्रक्चर है उसके फॉर्मेशन को सपोर्ट करता है, या ये कहें जहां सीट लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है, ठीक है। दूसरा ग्रुप है लेमिनिन्स। लेमिनिन्स प्रोटीन काफी ज्यादा अमाउंट में पाई जाती हैं बेसल लेमिना में, क्योंकि यहां बहुत ज्यादा अटैचमेंट है सेल्स का अपने बेस से, तो ये अधेसिव प्रोटीन है। और जो तीसरा कंपोनेंट है वो हिपेरिन सल्फेट प्रोटियोग्लाइकन्स। ये भी एक तरह का प्रोटियोग्लाइकन है जिसे हम लोग एग्रीन भी कहते हैं, ठीक है। और इसको एग्रीन के साथ साथ दूसरा भी नाम देते हैं, इसको हम लोग परलिकेन भी कहते हैं। और जो तीसरा कंपोनेंट है वो है इंटैक्टिन, या इस प्रोटीन को हम निडोजन भी कहते हैं। इंटैक्टिन या निडोजन ये एक सल्फेटेड ग्लाइकोप्रोटीन है, सल्फेटेड ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। और जिसका जो इन्वॉल्वमेंट है वो बेसल लेमिना के बेसिक अरेंजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में इसका एक रोल है। तो बेसल लेमिना एक स्पेशलाइज्ड ईसीएम है जिसके 4 मेन कंपोनेंट है। 1 इज कोलेजन, सेकेंड इज इलास्टिन, थर्ड इज प्रोटियोग्लाइकन जैसे कि परलिकेन, ठीक है। परलिकेन इसका एग्रीन भी कहते हैं। यहां पर जो हिपेरिन सल्फेट प्रोटियोग्लाइकन है कॉमन होते हैं। एंड थर्ड इज इंटैक्टिन या निडोजन भी कहते हैं। तो एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है जो निडोजन, इसके बाद आपको ध्यान रखना है निडोजन के बारे में। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन है और इस प्रोटीन को आप जब भी ध्यान रखेंगे तो सबसे पहले तो इस पॉइंट को लेकर के कि ये बेसल लेमिना की प्रोटीन है, ना कि नॉर्मल जो ईसीएम है उसका हिस्सा है। तो निडोजन जब भी आएगा तो आप समझ जाएंगे ये बेसल लेमिना की बात हो रही है। और ये बेसल लेमिना को जो मेंटेन करने के लिए, उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करने में इसका एक बेसिक रोल है, ठीक है। तो 4 मेन कंपोनेंट है बेसल लेमिना के। 1 इज कोलेजन, कोलेजन में कौन आएगा, टाइप 4। टाइप 4 कोलेजन सीट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार है। सेकेंड इज लेमिनिन्स, थर्ड इज प्रोटियोग्लाइकन्स जिनको हम परलिकेन भी कहते हैं, ठीक है। एंड थर्ड इज इंटैक्टिन या निडोजन। ये प्रोटीन बेसल लेमिना का हिस्सा है, आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। अगले वीडियो में, अगले टॉपिक में हम लोग दूसरे हिस्से को डिस्कस करेंगे, सेल टू मैट्रिक्स अटैचमेंट को डिस्कस करेंगे।